नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्किल एनहेंसमेंट कोर्स बेसिक अकाउंटिंग के एमसीक्यूज के प्रैक्टिस सेट को। तो देखिए, बेसिक अकाउंटिंग के एमसीक्यूज को हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में हम ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में देखेंगे, जो इस पार्ट में आप देखेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम डबल एंट्री सिस्टम के बारे में और जर्नल और लेजर से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। इसका जैसे ही वीडियो आ जाएगा, आपको लिंक यहाँ ऊपर कोने में दिखाई दे जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा। इसके बाद थर्ड पार्ट में ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट से संबंधित प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो केवल हिंदी में हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हिंदी वाले क्वेश्चंस को भी मैंने इंग्लिश में थोड़ा सा समझा दिया है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि ये तीनों पार्ट आप देख लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुस्तकालन का आशय क्या है? बुक कीपिंग मीन्स पुस्तकों को रखना, यानी कीपिंग ऑफ बुक्स। पुस्तकों को अलमारी में रखना, कीपिंग द बुक्स इन द अलमीरा। हिसाब किताब की पुस्तकों को अलमारी में रखना, कीपिंग द बुक्स ऑफ द अकाउंट इन अलमीरा। या व्यावसायिक लेन देन को हिसाब पुस्तकों में लिखना, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द सेट ऑफ बुक्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्यावसायिक लेन देन का हिसाब पुस्तकों में लिखने की प्रक्रिया को हम पुस्तकालन कहते हैं या बुक कीपिंग कहते हैं। रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द सेट ऑफ बुक्स। अगला प्रश्न है, लेखांकन सूचनाओं के प्रयोगकर्ता में शामिल हैं। यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स कर्मचारी, विनियोजक, सरकार या ये सभी। तो देखिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज ये सभी लोग करते हैं। एम्प्लॉई इसलिए करते हैं कि वो अपने संस्था के बारे में जान पाएँ, उसके परफॉर्मेंस के बारे में। विनियोजक इसलिए करते हैं ताकि वो जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं वहाँ से उनको रिटर्न प्रॉपरली मिल पाएगा कि नहीं, इसका अंदाज़ा लगा पाएँ। इसके अलावा गवर्नमेंट भी जो है लेखांकन सूचनाओं को देखती है ताकि ये देखा जा सके कि कंपनी सही तरीके से काम कर रही है, कोई इनलीगल काम ना हो रहा हो, कोई धांधली नहीं हो रही हो। तो ये सभी लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पुस्तकालन में व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है। माप की इकाई में, मौद्रिक इकाई में, उत्पादन की इकाई में या उक्त सभी में। तो देखिए, पुस्तकालन में बात कर रहा है तो कोई भी व्यावसायिक व्यवहार तभी दर्ज किया जाता है, तभी लेखा किया जाता है उसका, जब वो मौद्रिक इकाई में हो। जो चीज़ मुद्रा में मापी जा सकती है वही अकाउंटिंग रिकॉर्ड में आ सकती है, बाकी चीज़ें अकाउंटिंग रिकॉर्ड में नहीं आती हैं। गुणात्मक चीज़ें इसमें नहीं आती हैं, केवल संख्यात्मक या मौद्रिक इकाई में जो डेटा रिकॉर्ड किया जा सकता है वही लेखांकन में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तपालन है कला, विज्ञान, उक्त ए और बी दोनों या उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग को विज्ञान भी माना जाता है, एक साइंस भी माना जाता है और एक आर्ट भी माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लेखा कर्म वहाँ से प्रारंभ होता है। लेखा कर्म मतलब अकाउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम, जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है, जहाँ लेखांकन समाप्त होता है, उक्त ए और बी दोनों या उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जहाँ पे पुस्तपालन समाप्त होता है यानी बुक कीपिंग जहाँ पे समाप्त होती है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखांकन है वित्तीय व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में लिखना। वित्तीय व्यवहारों को नियमित रूप से व्यवस्थित प्रणाली के अनुसार लेख पुस्तकों में लिखना। व्यवस्थित रूप से लिखे गए लेखों का वर्गीकरण करके परिणाम का निकालना या उक्त ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्यवस्थित रूप से लिखे गए लेखों का वर्गीकरण करके परिणाम निकालना, ये लेखांकन के अंतर्गत आता है। दो शब्द आते हैं, एक बुक कीपिंग आती है। बुक कीपिंग में आपका जर्नल मेंटेन करना और लेजर बनाना, इतना काम जो है बुक कीपिंग के अंतर्गत आता है।
इसके बाद जो ट्रायल बैलेंस बनता है और बैलेंस शीट बनती है, ये आपका अकाउंटिंग में आता है। ठीक है, बुक कीपिंग पहली प्रोसेस है, अकाउंटिंग दूसरी प्रोसेस है। बुक कीपिंग जहाँ पे समाप्त होती है वहीं से अकाउंटिंग चालू हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तपालन का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था इंग्लैंड में, अमेरिका में, भारत में या इटली में? तो इसका सबसे पहले प्रयोग इटली में किया गया था। ल्यूकास पेसियोली नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को जन्म दिया। इटली के रहने वाले थे वो। इटली में 1494 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखांकन के प्रकार हैं वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन या उक्त सभी? तो देखिए ये तीनों ही लेखांकन के प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखांकन की मान्यताएं हैं अवधि, विनिमय, मापन की इकाई या उक्त सभी? तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तीनों ही लेखांकन मान्यताएं हैं। अगला प्रश्न है, लेखांकन की सर्वाधिक प्रमाणित परिभाषा दी गई है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा, कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा या उक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। इसने जो परिभाषा लेखांकन की दी है वो सबसे ज़्यादा प्रमाणित है, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है। अगला प्रश्न आता है, लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता हैं प्रबंधक, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता या लेनदार या उक्त तीनों सभी? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। प्रबंधक लेखांकन सूचनाओं का प्रयोग करता है प्रबंधन के लिए, व्यवसाय को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए। कर्मचारी उसका प्रयोग करते हैं कंपनी के बारे में जानने के लिए कि जहां वो काम कर रहे हैं वो एक ऐसी संस्था है जो उनको आगे चल के और ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है, सैलरी बढ़ा सकती है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है कि नहीं है। और आपूर्तिकर्ता या लेनदार भी इस बात को देखते हैं कि भाई हम उधार माल दे रहे हैं यदि, तो हमें पैसे वापस मिल जाएंगे कि नहीं, समय से हमें पेमेंट हो पाएगा कि नहीं। इसलिए लेखांकन रिकॉर्ड को तीनों ही लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखांकन प्रक्रिया है व्यवहारों की पहचान एवं अभिलेखन करना, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण करना, निर्वचन करना या उक्त सभी? तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उक्त सभी। ठीक है, क्योंकि लेखांकन के अंतर्गत बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों आता है। बुक कीपिंग के अंतर्गत व्यवहारों की पहचान की जाती है और उसका अभिलेखन किया जाता है। वर्गीकरण का काम यानी लेजर बनाने का काम भी बुक कीपिंग के अंतर्गत आता है। संक्षिप्तीकरण से जो है आपका अकाउंटिंग चालू हो जाता है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। और निर्वचन मतलब फाइनल अकाउंट बनाना और उसके आधार पे जो डेटा मिलता है उसके आधार पे डिसीजन लेने के संबंधित काम करना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, उक्त सभी। अगला प्रश्न है, लेखांकन केवल व्यावसायिक संस्थाओं के लिए उपयोगी है? तो ये बात सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या उक्त में से कोई नहीं? तो इस बात को आंशिक सत्य माना जाएगा, क्योंकि व्यावसायिक संस्थाओं के लिए तो लेखांकन का उपयोग 100% है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो व्यावसायिक संस्थाएं नहीं हैं उनके लिए अकाउंटिंग का कोई यूज नहीं है। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो ट्रस्ट हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो सेवा भाव से काम करती हैं या पेशेवर लोग हैं, उनके लिए भी अकाउंटिंग का यूज है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए उपयोग नहीं है, इसलिए इसे आंशिक सत्य के कैटेगरी में रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखांकन समीकरण क्या है? संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, पूंजी बराबर संपत्ति प्लस दायित्व या दायित्व बराबर पूंजी माइनस संपत्तियाँ? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संपत्ति हमेशा पूंजी और दायित्व के बराबर होती है। पूंजी और दायित्व को मिला के जो अमाउंट होता है वो एसेट के बराबर होता है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में हम क्या क्या लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं, यही हमारी पूंजी हुई। इसके अलावा जितनी लाइबिलिटीज होती हैं उसे लिखते हैं, और राइट साइड में क्या लिखते हैं? एसेट को लिखते हैं।
तो कैपिटल और लाइबिलिटी मिलकर एसेट के बराबर होती हैं कि नहीं, तभी तो बैलेंस शीट टैली होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व। ठीक है। अगला प्रश्न है, संपत्ति में वृद्धि होने पर हमेशा इसमें भी वृद्धि हो जाती है, समता स्वामित्व में, दायित्व में, ए तथा बी दोनों में, ए या बी। तो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बैलेंस शीट अभी मैंने जो बनाया था फिर से देखते हैं। इसमें आपका कैपिटल है, लाइबिलिटीज हैं और एसेट हैं। अब एसेट में यदि वृद्धि हो रही है तो इस वृद्धि को कवर करने के लिए या तो कैपिटल बढ़ेगी या लाइबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है ना। कैपिटल यदि बढ़ती है तो इसे समता कहा जाएगा, दायित्व यदि बढ़ता है लाइबिलिटी कहा जाएगा। तो इन दोनों में कोई ना कोई एक जरूर बढ़ेगा, तभी आपकी एसेट की वृद्धि जो है वो बैलेंस हो पाएगी। बैलेंस शीट का मतलब ही है कि दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लेखांकन को साधारणतया व्यवसाय की भाषा माना जाता है। अकाउंटिंग इज कॉमनली ट्रीटेड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बात सत्य है, ट्रू, असत्य है, फॉल्स, आंशिक रूप से सत्य है, पार्शियल ट्रू, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो ये बात एकदम सत्य है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि लेखांकन को सामान्यतः व्यवसाय की भाषा माना जाता है। अगला प्रश्न है, चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि व्यवसाय का अस्तित्व अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अ बिजनेस एंटिटी इज एज्यूम्ड टू हैव दीर्घकालीन जीवन, ए लॉन्ग लाइफ, अल्पकालीन, अति अल्पकालीन जीवन, अ वेरी शॉर्ट लाइफ, या निश्चित जीवन और डिफिनिट लाइफ। तो देखो चालू व्यवसाय की अवधारणा ये कहती है कि व्यवसाय जो है अनंत काल तक चलेगा, ऐसा मानकर चला जाता है। ठीक है। तो यहाँ अनंत का तो ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन लॉन्ग लाइफ दिया हुआ है, दीर्घकालीन जीवन होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लागत अवधारणा के अनुसार संपत्तियां हमेशा मूल्यांकित की जाती हैं बाजार मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, वर्तमान मूल्य पर, या बाजार मूल्य या क्रय मूल्य पर। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट द एसेट आर ऑलवेज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, एट परचेज प्राइस, एट करेंट प्राइस, या मार्केट प्राइस और परचेज प्राइस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि लागत अवधारणा के अनुसार हमेशा क्रय मूल्य पर संपत्तियों को दिखाया जाता है। हम परचेज प्राइस शो करते हैं और इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करके डेप्रिसिएटेड वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। अगला प्रश्न है, शुद्ध संपत्ति से आशय क्या है? मीनिंग ऑफ नेट एसेट इज कुल संपत्तियां माइनस आंतरिक दायित्व, यानी टोटल एसेट माइनस इंटरनल लाइबिलिटीज। कुल संपत्तियां माइनस पूंजी प्लस देयता, टोटल एसेट माइनस कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कुल संपत्तियां माइनस स्वामियों की समता, टोटल एसेट माइनस ओनर्स इक्विटी, या कुल संपत्तियां माइनस लेनदारों की समता, टोटल एसेट माइनस क्रेडिटर्स इक्विटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुल संपत्तियों में से जब लेनदारों की समता को माइनस कर दिया जाता है तब हमें शुद्ध संपत्ति मिल जाती है, नेट एसेट मिल जाती है। अगला प्रश्न है, रूढ़िवादिता की अवधारणा के अनुसार व्यापारिक स्कंध का मूल्यांकन इस पर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन द स्टॉक इन ट्रेड इज वैल्यूड एट लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, लागत अथवा बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो, या लागत अथवा बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो। कास्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, कास्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर, कास्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो रूढ़िवादिता की अवधारणा ये कहती है आप भविष्य में होने वाले हानियों का तो प्रबंध कीजिए, लेकिन भविष्य में होने वाले लाभों को एडवांस में आप मत लीजिए। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में जो कम होता है उस वैल्यू पर स्टॉक को वैल्यू किया जाता है। स्टॉक का मूल्यांकन इस मूल्य पर किया जाता है, दोनों में जो कम होता है।
हम ये मान के चलते हैं कि भाई स्टॉक हमारे पास जो है उसका कम से कम वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है। जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा उसी रेट पे स्टॉक को वैल्यूएशन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भवन का नकद में क्रय, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश, इससे कुल दायित्व घटते हैं, डिक्रीज टोटल लाइबिलिटी। कुल संपत्तियां अपरिवर्तित रहती हैं, टोटल एसेट रिमेंड अनचेंज्ड, कुल दायित्व बढ़ते हैं, इंक्रीज टोटल लाइबिलिटीज। या कुल संपत्तियां घटती हैं, डिक्रीज टोटल एसेट। तो देखो, भवन का जब कैश में परचेज होता है तो एक और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, बिल्डिंग हमारे पास बढ़ेगी, और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे एक एसेट हमारी बढ़ी और दूसरी एसेट कम हो गई, कैश कम हो गया, बिल्डिंग बढ़ गई। तो इससे क्या होगा, कुल संपत्तियाँ अपरिवर्तित रहेंगी, द टोटल एसेट रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो व्यवहार मुद्रा में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, लेखांकन की किस अवधारणा के अनुसार रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? एकरूपता की अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा, लागत अवधारणा या रूढ़िवादिता की अवधारणा? तो देखिए, मुद्रा मापन की अवधारणा ये कहती है कि वही ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में लिखे जाएंगे जिन्हें हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। ये बात कहती है मुद्रा मापन अवधारणा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवसाय का स्वामी एक लेनदार माना जाता है, ये किस अवधारणा के अनुसार माना जाता है? द्विपहलू अवधारणा, मुद्रा मापन अवधारणा, लागत अवधारणा या पृथक अस्तित्व अवधारणा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पृथक अस्तित्व अवधारणा। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि व्यवसाय का अस्तित्व अपने स्वामी से अलग माना जाता है। यदि व्यवसाय में स्वामी ने कैपिटल लगाया है तो व्यवसाय ये मानता है कि भाई स्वामी हमसे अलग है और वो कैपिटल लगा रहा है, यानी उसने एक तरीके से हमें उधार पैसे दिए हैं, और ये बिजनेस की जिम्मेदारी है कि वो कमाए, प्रॉफिट अर्न करे और उस कैपिटल के बदले में स्वामी को, जो ओनर है, उसे रिटर्न प्रोवाइड करे। ये पृथक अस्तित्व अवधारणा कहती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति और व्यय में अंतर निम्न में से किस अवधारणा के कारण स्पष्ट होता है? चालू व्यवसाय की अवधारणा, लागत अवधारणा, मुद्रा मापन अवधारणा और रूढ़िवादिता की अवधारणा? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चालू व्यवसाय की अवधारणा। इसे इंग्लिश में कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये अवधारणा ये बताता है कि व्यवसाय जब कोई चालू किया जाता है तो ये मान के चला जाता है कि व्यवसाय का जीवन अनंत है, उसका समापन कभी होगा ही नहीं। और जब समापन कभी नहीं होगा तब ये देखा जाता है कि भाई जो खर्चे हम 1 साल के लिए कर रहे हैं उसे हम व्यय में लिखेंगे, और जो खर्चे लंबी अवधि के चीज़ों के लिए किए जा रहे हैं, यानी ऐसी चीज़ों के लिए किए जा रहे हैं जिनका उपयोग हमारे लिए अनेक सालों तक होना है, क्योंकि व्यवसाय तो अनंत काल तक चलना है, उसे हम संपत्ति मानेंगे, ठीक है ना। तो ये चालू व्यवसाय की अवधारणा की वजह से संपत्ति और व्यय में अंतर किया जाता है। नहीं तो खर्चा तो दोनों ही है, कोई व्यय करो तो भी पैसा खर्च होगा, कोई संपत्ति खरीदो तो भी पैसा खर्च होगा। दोनों में अंतर होने का कारण यही है कि व्यवसाय लगातार चलता रहेगा, ये मानकर अकाउंटिंग की जाती है। अगला प्रश्न है, किस अवधारणा के अनुसार अस्थायी संपत्तियों का लेखा उस मूल्य पर करना चाहिए जिस मूल्य पर उन्हें प्राप्त किया गया है? मुद्रा माप अवधारणा, लागत की अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा या रूढ़िवादिता की अवधारणा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लागत की अवधारणा। लागत की अवधारणा यही कहती है कि कोई भी संपत्ति को उसके मूल लागत पे दिखाया जाना चाहिए, यानी वास्तव में जिस मूल्य पर उसे क्रय किया गया है उसी मूल्य पर दिखाया जाना चाहिए, और हर साल उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो नेट वैल्यू आती है उस रेट पर संपत्ति को दिखाया जाना चाहिए। आप पूरा रेट दिखाइए और बाद में डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये लागत अवधारणा के अंतर्गत कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
एक लेखा अवधि की गत अवधि से तुलना के लिए पालन करना आवश्यक है। कंपैरेटिव स्टडी आप करना चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ का पालन करना पड़ेगा? एकरूपता की अवधारणा का, लागत की अवधारणा का, चालू व्यवसाय की अवधारणा का, उक्त सभी अवधारणाओं का। तो देखो, जब दो चीज़ें एक समान एक ही तरीके से तैयार की जाती हैं तभी हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। और यही बात एकरूपता की अवधारणा कहती है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाने के तरीके में बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए। एक बार जो तरीका अपना लिया गया उसी को कंटिन्यूअस रूप से यूज किया जाना चाहिए ताकि किसी भी वर्ष के डेटा को दूसरे वर्ष के डेटा के साथ कंपेयर किया जा सके। इसके लिए इस नियम का पालन करना जरूरी है। अगला प्रश्न है, अंतिम रहतिये का मूल्यांकन लागत अथवा बाजार मूल्य जो कम है उस पर किया जाता है। इसका कारण क्या है? पूर्ण प्रदर्शन का सिद्धांत, भौतिकता का सिद्धांत, रूढ़िवादिता का सिद्धांत या एकरूपता का सिद्धांत? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रूढ़िवादिता का सिद्धांत। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म इसे कहा जाता है, रूढ़िवादिता का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि भाई भविष्य में होने वाली हानियों के बारे में आप एडवांस में सोच लीजिए, एडवांस में उसकी व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन भविष्य में होने वाले लाभों के लिए आप पहले से व्यवस्था बना के मत रखिए। पहले से आप मत सोच लीजिए कि आपको लाभ होगा, क्योंकि जब तक आपको वो चीज़ प्राप्त न हो जाए तब तक आप अनुमान लगाकर यदि अकाउंटिंग कर लेंगे और बाद में कहीं ऐसी घटना नहीं हुई तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो रूढ़िवादिता का सिद्धांत कहता है रूढ़िवादी बने रहिए, जब तक लाभ हो न जाए तब तक मत मानिए कि आपको लाभ हुआ, लेकिन यदि हानि होने की संभावना है तो उसे आप पहले ही मान लीजिए कि वो हानि आपको होनी है, उसका अकाउंट में पहले से व्यवस्था बना के रखिए आप। तो रूढ़िवादिता के सिद्धांत के आधार पर ही स्टॉक का वैल्यूएशन जो है उसके कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में जो कम होता है उस पे किया जाता है। ये मान के चला जाता है कि भाई हमें कम से कम रिटर्न मिलने वाला है उस स्टॉक को बेचने के बाद। अगला प्रश्न है, लेखांकन की वसूली सिद्धांत लागू नहीं होता है दीर्घकालीन निर्माणी ठेका प्रशम विधाओं में, सेवा उद्योग में, खदान उद्योग में या रेल यातायात में? तो वसूली का सिद्धांत जो है ठेकों में नहीं होता है, लॉन्ग टर्म के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूढ़िवादिता के अवधारणा के अनुसार रहतिये का मूल्यांकन होता है। रहतिया मतलब क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक कह सकते हैं। बाजार मूल्य पर, लागत मूल्य पर, उक्त ए और बी में दोनों में जो कम हो या उक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लागत अवधारणा के अनुसार संपत्तियां हमेशा मूल्यांकित की जाती हैं लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, क्रय मूल्य पर या उक्त में से कोई नहीं। तो इसके बारे में भी हमने देखा है, लागत अवधारणा के अनुसार किसी भी संपत्ति को क्रय मूल्य पर मूल्यांकित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लेखांकन की मान्यताएं हैं विनिमय, अवधि, माप की इकाई या उक्त सभी? तो ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, उक्त सभी। इसके बाद वसूली की अवधारणा के अनुसार बिक्री के आगम की वसूली निम्नलिखित समय पर मानी जाती है। कहने का मतलब ये है कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कब माना जाएगा कि सेलिंग होने के बाद रेवेन्यू जनरेट हो गया? आदेश की प्राप्ति होने पर, स्वामित्व का हस्तांतरण होने पर, ग्राहक से नकद प्राप्त होने पर या आदेश रद्द होने पर? तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी सेल्स का रेवेन्यू जनरेट होने का टाइम कब माना जाएगा? जब वास्तव में स्वामित्व का हस्तांतरण होगा, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होगा, यानी कि जब ट्रांजैक्शन पूरा हो गया और माल क्रेता को सौंप दिया गया तब माना जाएगा कि रेवेन्यू जनरेट हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगम का लेखा सामान्यतया उस समय किया जाता है जब उत्पादन पूर्ण होता है, वस्तु के लिए आदेश प्राप्त होता है, जब वस्तु की सुपुर्दगी की जाती है या जब वस्तु का मूल्य प्राप्त होता है। तो सेम यही क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी है। तो यहाँ पे जब वस्तु की सुपुर्दगी की जाएगी
क्रेता को वस्तु प्रदान किया जाएगा तब माना जाएगा कि रेवेन्यू जनरेट हुआ है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये बात कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लागत अवधारणा के अनुसार संपत्तियां हमेशा मूल्यांकित की जाती हैं लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, और डी दिया ही नहीं है। चलो, तो इसे क्रय मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है, अभी मैंने आपको बताया ही है। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय लेखांकन मानकों को जारी कौन करता है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाई भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो लेखांकन मानक जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। लेखांकन मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता सुधारते हैं, इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेखांकन नीतियों में समरूपता लाते हैं, हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज, वित्तीय विवरणों की गैर तुलनीयता का निराकरण करते हैं, एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपरोक्त तीनों फायदे मिलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपनाने से। एक तो वित्तीय विवरण प्रॉपर तरीके से रखे जाते हैं जैसा स्टैंडर्ड में बताया गया है। सभी लोग जब स्टैंडर्ड का पालन करने लगते हैं तो सभी के हिसाब किताब में हार्मोनीज होती है, ये समरूपता आती है, और जब समरूपता आ जाती है तो आपस में हिसाब किताब का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है, क्योंकि सभी लोगों के हिसाब किताब एक ही पैटर्न पे बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत में प्रथम लेखांकन प्रमाण कब घोषित किया गया? अप्रैल 1977, नवंबर 1978, नवंबर 1979 या जून 1981? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नवंबर 1979 में सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, भारत का पूछा है। भारत में ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करता है। पहला स्टैंडर्ड 1979 नवंबर में इशू किया गया था। इसके बाद भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में लेखांकन बोर्ड का गठन कब किया गया था? अकाउंटिंग बोर्ड, इसका गठन कब किया गया था? तो अक्टूबर 1975, अप्रैल 1977, जून 1976 या नवंबर 1979? तो अप्रैल 1977 ये वो समय है जब ICAI ने अकाउंटिंग बोर्ड की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा लेखाविधि का सिद्धांत नहीं है? दोहरा लेखा सिद्धांत, लागत का सिद्धांत, भौतिकता का सिद्धांत या सत्यता का सिद्धांत? तो यहाँ पे देखिए, दोहरा लेखा सिद्धांत, लागत का सिद्धांत और भौतिकता का सिद्धांत, ये तीनों जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आते हैं, लेकिन सत्यता का सिद्धांत करके कोई भी सिद्धांत अकाउंटिंग में नहीं बताया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। पुस्तपालन के जनक किसे कहा जाता है? लुकास पेसियोली, रॉबर्ट एंथोनी, प्रोफेसर मार्शल या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट? तो अकाउंटिंग के जनक लुकास पेसियोली माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में देखेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।